गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, प्रीवियस अकाउंटेंसी क्लास में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन का चैप्टर कंप्लीट किया। इसके बाद आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ भी जाएगा, तो कोई भी डाउट होगा प्लीज नहीं समझ सकते। देखो बेटा, आज का हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 18, इट इज रिलेटेड टू बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो बेटा, ये हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज किसे कहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? देखिए डियर, सबसे पहले तो हम इसके पॉलिटिकल पोर्शंस के ऊपर आते हैं। आज की डेट में आपको पता है कि हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस में मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करना चाहता है। हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि वो अपने बिजनेस में मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करे, और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के दो ही ऑप्शन होते हैं। एक होता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस मैक्सिमम रखा जाए, यानी कि आज की डेट में मार्केट में से 5 रुपए का प्रोडक्ट खरीदो और उसको 500 रुपीस में सेल आउट करो, यू मे अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। लेकिन आज मार्केट में जो थ्रोट का कंपटीशन चल रहा है, उस कंपटीशन को देखते हुए ये बात कहीं पर भी पॉसिबल नहीं लगती कि 5 रुपीस का प्रोडक्ट आप 500 रुपीस में सेल कर पाओ, ऐसा लगता नहीं। फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या होता है? दूसरा ऑप्शन है मैक्सिमम सेल्स का। मैक्सिमम सेल्स। अगर किसी वजह से आप अपने बिजनेस में मैक्सिमम सेल्स कर पाओ, तो यू मे मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। कैसे? आप 5 रुपीस का प्रोडक्ट 500 में नहीं, लेकिन 6 रुपीस में तो सेल आउट कर सकते हो, ठीक है। अब आप देखो कि 5 का प्रोडक्ट 6 रुपीस में बेचते हो, एक प्रोडक्ट के ऊपर 1 रुपीस का प्रॉफिट है, एक प्रोडक्ट के ऊपर 1 रुपीस का प्रॉफिट है। लेकिन अगर किसी वजह से आप मार्केट में 100 यूनिट सेल आउट करोगे, 100 प्रोडक्ट बेचोगे, तो 100 रुपीस का प्रॉफिट। अगर आपने 200 प्रोडक्ट बेचे, 200 का प्रॉफिट, और 1000 प्रोडक्ट बेचोगे, कितने का प्रॉफिट? 1000। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आपकी सेल्स बढ़ेगी, यू विल अर्न मोर प्रॉफिट। तो एवरी बिजनेसमैन वांट टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, दैट्स व्हाई ही हैव टू मैक्सिमाइज हिज सेल। यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस से हमें अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। अब बात आती है कि सेल्स को मैक्सिमम कैसे किया जाए। तो देखिए बेटा, सेल्स को मैक्सिमम करने के लिए यू हैव टू अट्रैक्ट योर कस्टमर्स। आपको अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। वैसे तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन उन्हीं तरीकों में एक तरीका होता है क्रेडिट सेल्स। एक तरीका होता है क्रेडिट सेल्स, यानी कि जो प्रोडक्ट बेचे जाए वो उधार में बेचे। देखो, when you will provide a credit facility to the customer, they will be attracted to your business. आज आपकी गली मोहल्ले में जहाँ पे आप रहते हो, 2 दुकानदार हैं, 2 शॉपकीपर हैं, टॉफी, बिस्किट, चॉकलेट ये चीजें बेचते हैं। एक दुकानदार आपको क्रेडिट नहीं देता, उधार नहीं देता, और दूसरा शॉपकीपर ये कहता है भाई साहब ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कल दे देना पैसे, 10 दिन बाद दे देना, कोई दिक्कत नहीं। तो अनडाउटली आप उस शॉप से परचेजिंग करना पसंद करते हो जो बंदा आपको क्रेडिट फैसिलिटी दे। तो इट मींस टुडे टू अट्रैक्ट द कस्टमर वी हैव टू प्रोवाइड द क्रेडिट फैसिलिटी टू आवर कस्टमर। हमें अपने कस्टमर्स को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब बात आती है कि जब हम अपने कस्टमर को क्रेडिट में कुछ सेल आउट करते हैं, तो देखो ये तो एक मार्केट का ट्रेडिशन हो गया, बिजनेस का ट्रेडिशन हो गया है कि वी हैव टू प्रोवाइड द क्रेडिट फैसिलिटी टू आवर कस्टमर्स। ठीक है, कि भाई हमें अपने कस्टमर्स को क्रेडिट फैसिलिटी देनी पड़ती है। अब देखो, जब हम अपने कस्टमर्स को क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं, तो उसमें हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती है बैड डेब्ट्स की। किसकी प्रॉब्लम आती है? बैड डेब्ट्स की। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है कि हमारे डेटर जिनके हम पैसा मांगते हैं, इफ दे रिफ्यूज टू मेक द पेमेंट, इट इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स। भाई मान लो आज मैंने आपको 10,000 रुपीस की गुड सेल आउट की। जब मैं आपसे पैसे मांगने गया, आपने कह दिया कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको पैसे दे दूंगा भाग। ठीक है, आपने ये बात कही, इट इज कॉल्ड बैड डेब्ट। आपका पैसा डूब गया, ये बैड डेब्ट। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जैसे मान लो मैं मैक्सिमम सेल करने के पर्पस से, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस से क्रेडिट सेल कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उस समय मुझे एक चीज का डर लग रहा है कि अगर मेरा पैसा डूब गया तो क्या होगा। लाइक आज मान लो मेरे पास एक कस्टमर आता है एक्स नाम का, वो कहता है कि जी मुझे 5 लाख रुपीस की गुड्स चाहिए, बट आई विल
प्रोवाइड यू द पेमेंट आफ्टर 2 मंथ। भाई मैं आपको जो पेमेंट करूंगा वो 2 महीने के बाद करूंगा। अब सोच के देखो कि 5 लाख रुपीस का प्रोडक्ट कस्टमर हमसे मांग रहे हैं, क्या हम उसको प्रोडक्ट बेचना चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे। भाई हम तो चाहते ही हम बैठे इसलिए कि हमारा प्रोडक्ट बिके। हम उस कस्टमर को 5 लाख रुपीस का प्रोडक्ट सेल आउट करना चाहते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। कस्टमर ने हमें कहा कि आई विल टेक यू द पेमेंट आफ्टर 2 मंथ। भाई मैं आपको 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा। अब मुझे ये बताइए कि 5 लाख रुपीस का प्रोडक्ट बेचेंगे तो उसके ऊपर 10%, 5%, 20-30-50,000 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। लाइक 10,000 का प्रॉफिट हमारा 10% का हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होता है, तो 5 लाख का प्रोडक्ट बेचेंगे तो उसके ऊपर 10% के हिसाब से 50,000 का प्रॉफिट बनता है। हम श्योरली उस कस्टमर को सामान बेचना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि कस्टमर ने हमें कहा कि भाई आई विल मेक यू द पेमेंट आफ्टर 2 मंथ। भाई मैं आपको पेमेंट 2 महीने के बाद करूंगा। कस्टमर ये बात है। अब हमारे सामने डाउटफुल सिचुएशन आ गई कि भाई हम प्रोडक्ट बेचें या ना बेचें, क्योंकि 2 महीने की क्रेडिट मांग रहे हैं। कल को अगर आफ्टर 2 मंथ उस कस्टमर ने पेमेंट देने से मना कर दिया तो क्या होगा? तो क्या होगा? 50,000 की जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो तो दूर की बात है, 450 जेब वाले और लग जाएंगे, वो पैसा और डूब जाएगा, हमारे बिजनेस के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। तो अब क्या करें? क्रेडिट दे या ना? तो देखो क्रेडिट सेल करना हमारी मजबूरी है मार्केट में सरवाइव करने के लिए, लेकिन क्रेडिट सेल के साथ साथ हम अपने पैसे की सेफ्टी भी चाहते हैं, अपने पैसे की सिक्योरिटी भी चाहते हैं। तो फिर क्या कहते हैं? देखो आप अपने पैसे की सेफ्टी के लिए अपने कस्टमर से सिक्योरिटी की डिमांड करते हो, सिक्योरिटी चाहते हो, लेकिन क्या आप अपने कस्टमर को ये कह सकते हो कि भाई 5 लाख का रुपए का सामान तो ले जाओ उधार में, कोई दिक्कत नहीं है, अपना घर गिरवी रखवा दें, आपके पास जो ऑर्नामेंट्स है, जो गहने हैं वो गिरवी रखवा दें, अपनी दुकान गिरवी रखवा दें। क्या इस प्रकार के टीचिंग वर्ड्स आप अपने कस्टमर के साथ यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि आज की डेट में अगर आप कस्टमर को इस प्रकार की कोई भी वर्डिंग कहते हो, कस्टमर तुरंत आपके बिजनेस को छोड़ देगा एंड ही विल जॉइन द अदर बिजनेस। दूसरे दुकानदार इसी ताक पे बैठे रहते हैं कि कब इस बिजनेस का कस्टमर टूटे और कब हम इसको पकड़े। ठीक है, मोबाइल आप सभी यूज करते हो, किसी के पास आइडिया किसी होगी, किसी के पास एयरटेल की होगी, किसी के पास जियो की होगी। हर कंपनी के पास लाखों करोड़ों नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, लेकिन जैसे आप पोर्टेबिलिटी की रिक्वेस्ट डालते हो, आप एक आइडिया कंपनी के कस्टमर हो, जैसे आप पोर्टेबिलिटी की रिक्वेस्ट डालते हो तुरंत कस्टमर केयर का फोन आता है कि भाई साहब आपको क्या प्रॉब्लम हो गई, आप क्यों छोड़ना चाहते हो, हम आपको फैसिलिटी देते हैं। तो वो आपको मनाने की कोशिश करेगा। कोई भी कंपनी अपना कस्टमर नहीं छोड़ना चाहती, सेम बात है बिजनेस के ऊपर, हम भी अपना कस्टमर नहीं छोड़ना चाहते। फिर क्या करें? पैसे की सेफ्टी भी चाहिए। तो देखो पैसे की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स इशू किए। आप लोगों ने स्टैम्प पेपर का नाम सुना होगा, कई बार हम शर्तें लगाते हैं यार ये काम ऐसे होगा, स्टैम्प पेपर पे लिखवा। व्हाट इज स्टैम्प पेपर? एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखी गई बात को फॉलो करने के लिए एक्सेप्टर बाउंडेड होता है। जिसने स्टैम्प पेपर पे साइन करके हमें रिटर्न किया है वो बंदा उस स्टैम्प पेपर में लिखी गई बात को फॉलो करने के लिए बाउंडेड होता है। उसी प्रकार बिजनेस को फैसिलिटेट करने के पर्पस से गवर्नमेंट ने कुछ लीगल डॉक्यूमेंट इशू किए, जिसमें से एक लीगल डॉक्यूमेंट का नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें क्या होता है कि देखो जैसे मान लो मैं किसी कस्टमर को क्रेडिट में गुड सेल आउट करता हूं, उस कस्टमर ने मुझसे कहा कि जी मैं आपको 2 मंथ के बाद पेमेंट करूंगा। ठीक है, मैं तुमसे सिक्योरिटी नहीं मांगता, लेकिन कम से कम आप मुझे ये तो लिख के दोगे कि मैं आपके पैसे मांगता हूं, आफ्टर 2 मंथ यू विल मेक मी द पेमेंट। इस चीज का प्रूफ तो चाहिए कि मैं आपके पैसा मांगता हूं। तो उस केस में क्या होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए गए एक लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर हम ये लिखेंगे कि आफ्टर 2 मंथ ऑन दिस डेट यू विल मेक मी द पेमेंट ऑफ दिस अमाउंट। भाई आपने 2 महीने का टाइम मांगा, मैं 2 महीने का टाइम देने के लिए तैयार हूं। मैंने आपके ऊपर एक डॉक्यूमेंट लिखना है कि आफ्टर 2 मंथ यू विल मेक मी द पेमेंट ऑफ ₹5 लाख। इस डेट को आप मुझे 5 लाख की पेमेंट करोगे, मैं आपके पैसे मांगता हूं, आप मुझे 5 लाख की पेमेंट करोगे, आप उसके ऊपर अपने सिग्नेचर करोगे, वो रिटन डॉक्यूमेंट मुझे वापस कर दोगे, जो कि इस चीज का प्रूफ हो जाएगा कि मैं आपके पैसा मांगता हूं। अगर इन केस आप पैसा नहीं देते हो, पेमेंट करने से मना करते हो, तो मैं आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेके अपना पैसा वसूल कर सकता हूं। तो ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट को हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो जब हमें बिल ऑफ एक्सचेंज मिलता है,
हमारे लिए वो बिल्स रिसीवेबल कहलाते हैं, सामने वाला जो उस बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट करेगा उसके लिए वो बिल्स पेबल कहलाते हैं। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में दो टर्म्स यूज होती है, बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। ठीक है बेटा, क्लियर है बात? बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग क्लियर हो गया? डेफिनेशन अब बताता हूं मैं क्या होती है कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए रिटन डॉक्यूमेंट एंड द एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज लीगली बाउंडेड to make the payment of a certain amount on a certain date। बिल ऑफ एक्सचेंज एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसका एक्सेप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखे गए अमाउंट को एक सर्टेन डेट को पे करने का प्रॉमिस करता है, यानी कि द एक्सेप्टर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज इज लीगली बाउंडेड टू मेक द पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन ए सर्टेन डेट। ठीक है बेटा, दिस इज द डेफिनेशंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक, अब इसके बाद देखो बेटा, ये तो हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन होगी। अब इसके बाद आपको बता देता हूं कि बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अकॉर्डिंग काम करता है। बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर एक एक्ट अप्लाई होता है जिसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 कहा जाता है। अब हमारे पास टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी फीचर्स क्या है? तो देखो, अगर हम बिल ऑफ एक्सचेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स की बात करें तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज रिटन होता है। सेकंड, यानी कि देखो ओरल बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होता कि भाई ठीक है मैंने आपसे 5 लाख रुपए का सामान खरीदा, आई प्रॉमिस यू टू मेक द पेमेंट ऑफ दिस अमाउंट, या आई ऑर्डर यू दैट यू विल मेक मी द पेमेंट ऑफ दिस अमाउंट। ऐसा कोई ओरल ऑर्डर नहीं चलता और ओरल प्रॉमिस नहीं चलता। तो बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन रिटन। सेकंड, इट मस्ट कंटेन्स एन ऑर्डर टू मेक पेमेंट, नॉट ए रिक्वेस्ट। देखो सबसे बड़ी बात होती है कि बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन्स एन ऑर्डर टू मेक द पेमेंट, नॉट एन रिक्वेस्ट। बिल ऑफ एक्सचेंज में पेमेंट करने का एक ऑर्डर होता है कि भाई आफ्टर 2 मंथ यू विल मेक मी द पेमेंट ऑफ दिस अमाउंट। मैं आपको 5 लाख रुपीस की गुड सेल आउट कर रहा हूं, ठीक है, मैं आपके 5 लाख रुपीस मांगता हूं, आप मुझे 2 महीने बाद पेमेंट करने का प्रॉमिस कर रहे हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूंगा भाई साहब प्लीज मुझे 2 महीने बाद 5 लाख रुपए की पेमेंट कर देना। नहीं भाई, मैं क्यों रिक्वेस्ट करूं? दिस इज माय राइट। मैंने आपको पैसा उधार दिया हुआ है, मैं आपसे पैसा मांगता हूं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट थोड़ी ना करूंगा, मैं तो आपको ऑर्डर दूंगा कि आफ्टर 2 मंथ यू विल मेक मी द पेमेंट ऑफ दिस अमाउंट। आप मुझे 2 महीने बाद इस अमाउंट की पेमेंट करेंगे, ठीक है। The order must be unconditional. Bill of exchange contains an order to make the payment, but that order should be unconditional. आप उसमें कोई कंडीशन ऐड नहीं कर सकते कि आफ्टर 2 मंथ यू विल मेक मी द पेमेंट ऑफ ₹5 लाख, अदरवाइज आई विल एक्वायर योर प्रॉपर्टी। ऐसी कोई कंडीशन ऐड नहीं कर सकते कि भाई अगर आपने पेमेंट नहीं की तो मैं आपको जान से मार दूंगा, अगर आपने पेमेंट नहीं की तो मैं आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लूंगा। इस प्रकार की कोई भी कंडीशन आप उसमें ऐड नहीं कर सकते। अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी डेफिनेट। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज का जो अमाउंट होता है ना, दैट शुड बी डेफिनेट वन। वो डेफिनेट होता है, निश्चित होता है कि भाई इसमें ये लिखा जाएगा कि आफ्टर 2 मंथ यू विल मेक मी द पेमेंट ऑफ दिस अमाउंट, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, जो भी अमाउंट है दैट शुड बी डेफिनेट। उसके बाद डेट ऑफ पेमेंट मस्ट बी ए फिक्स वन। देखो पेमेंट करने की जो डेट होती है दैट इज आल्सो फिक्स्ड वन, वो भी फिक्स होती है कि आफ्टर 2 मंथ यू विल मेक मी द पेमेंट ऑफ 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख। किस डेट को, वो डेट के साथ मेंशन होती है कि भाई ऑन दिस डेट आई विल मेक यू द पेमेंट। अच्छा, इसमें ऐसे नहीं लिखा जाता आफ्टर 2 मंथ यू विल मेक मी द पेमेंट। भाई आप मुझे 2 महीने बाद पेमेंट करोगे, 2 महीने बाद कब? भाई तो 3rd मंथ, 4th मंथ, 5th मंथ, वो भी 2 महीने बाद ही आता है, ठीक है। तो 2 महीने बाद की जो डेट है वो फिक्स होनी चाहिए। किस डेट को? इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर। जो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है उसके साइन होते हैं। भाई जैसे क्या होता है कि मैंने आपको गुड सेल आउट की है, मैं आपके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखूंगा कि आफ्टर 2 मंथ यू विल मेक मी द पेमेंट ऑफ दिस अमाउंट, मेरे साइन होंगे। सेकंड, इट मस्ट बी साइंड बाय द एक्सेप्टर। आप मुझे पेमेंट करने का प्रॉमिस कर रहे हो,
यू आर ए एक्सेप्टर, आप भी उसके ऊपर साइन करोगे कि आफ्टर 2 मंथ मैं पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ, आप उसके ऊपर अपने साइन करेंगे। उसके बाद द अमाउंट मेंशन इन द बिल इज पेबल आइदर ऑन डिमांड और ऑन द एक्सपायरी ऑफ ए फिक्स्ड टाइम। देखो आगे जाकर हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज के टाइप्स पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है कि एक होता है बिल एट साइन जिसमें कोई डेट मेंशन नहीं होती, जैसे ही पैसे मांगने वाला जो क्रेडिटर होता है जैसे ही पैसे की डिमांड करेगा डेटर हैव टू मेक द पेमेंट। तो क्या होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज आइदर पेबल ऑन डिमांड और ऑन द एक्सपायरी ऑफ ए फिक्स्ड पीरियड। बिल ऑफ एक्सचेंज की जो पेमेंट होती है या तो वो डिमांड के ऊपर होती है, जैसे ही बंदा डिमांड करेगा यू हैव टू मेक द पेमेंट, और ऑन द एक्सपायरी ऑफ ए फिक्स्ड टाइम पीरियड, या फिर जैसे ही फिक्स्ड टाइम पीरियड खत्म होता है तब पेमेंट की जाती है। The amount is payable either to the bearer of the bill or to a specified person to his order। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज की जो पेमेंट की जाती है ना, वो उस बंदे को की जाती है जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज मौजूद है, जिसके पास सर्टेन डेट को बिल ऑफ एक्सचेंज है, या तो उसको या उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग किसी स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट की जाएगी, और इट बी ए स्टैम्प अकॉर्डिंग टू इट्स अमाउंट। देखो जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। कैसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है? आप लोगों ने कोर्ट से कभी कोर्ट के लीगल डॉक्यूमेंट देखे हो, जैसे कोई घर पे कोई प्रॉपर्टी के कागज हो, A4 साइज के इस तरीके का एक पेपर होता है, आप लोगों ने देखा होगा जरूर। ऊपर के छोटे से पार्ट के ऊपर एक रुपये के मतलब कि एक नोट की पिक्चर सी बनी होती है, 500 का, 100 का, 10 रुपीस का, 10 रुपीस का स्टैम्प पेपर, इस तरीके का होता है, ठीक है। यहाँ पे नोट की पिक्चर बनी होती है, उसके बाद नीचे कुछ बातें लिखी होती है और यहाँ पे साइन होते हैं, नोटरी पब्लिक से अटेस्टेड करवा दिया जाता है, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर गवर्नमेंट की स्टैम्प लगती है। ऐसा नहीं कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक सिंपल पेपर पे लिख के दे दिया जाए कि भाई मैंने जैसे कॉपी में से एक पेज निकाला और उसके लिख दिया कि आफ्टर 2 मंथ यू विल मेक मी द पेमेंट ऑफ ₹10 लाख ऑन दिस डेट। ऐसा नहीं चलेगा, उस पे मेरी भी साइन आपकी भी साइन हो गई, गवर्नमेंट नहीं मानती। लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके ऊपर गवर्नमेंट की स्टैम्प होती है, तब वो लीगल वैल्यू है, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी स्टैम्प अकॉर्डिंग टू द अमाउंट। जैसा बिल ऑफ एक्सचेंज का अमाउंट होता है उसी के अकॉर्डिंग उस पे स्टैम्प करना है, ठीक है बेटा। तो these are the characteristics of bill of exchange। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो बेटा, पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड कौन कौन सी पार्टीज? देखो जनरली देयर आर 3 पार्टी, देयर आर इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3 पार्टीज रिलेटेड टू बिल ऑफ एक्सचेंज। वन इज ड्रॉवर, ये कौन होता है? ड्रॉवर मींस दैट पर्सन हु राइट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज। जो बंदा बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है उसे ड्रॉवर कहा जाता है। That person who writes the bill of exchange is called drawer। तो देखो बेटा, हमारा जो टॉपिक चल रहा था पार्टीज रिलेटिंग टू बिल ऑफ एक्सचेंज, उसमें फर्स्ट पार्टी मैंने क्या बताई? ड्रॉवर। ड्रॉवर मींस दैट पर्सन हु राइट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज। जनरली द सेलर इज द ड्रॉवर। भाई मैं जैसे आपको कुछ सेल आउट कर रहा हूं तो मैं आपके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिख दूंगा, ठीक है। दूसरी पार्टी होती है ड्रॉवर, इसको एक्सेप्टर भी कहा जाता है, एक्सेप्टर भी कहा जाता है। देखो ड्रॉवी मींस दैट पार्टी या दैट पर्सन अपॉन whom the bill of exchange is written, या who accept the bill of exchange। जिस बंदे पे बिल लिखा जाता है उसे ड्रॉवी यानी कि एक्सेप्टर कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? ड्रॉवी और एक्सेप्टर। जनरली द डेटर इज कॉल्ड द एक्सेप्टर। भाई जिसके हम पैसा मांगते हैं वो उस बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर साइन करें, ठीक है।
और थर्ड पार्टी होती है पे। पे ये कौन होता है? देखिए पेइंग इज द पर्सन टू होम द पेमेंट विल बी मेड अंडर द बिल ऑफ एक्सचेंज। यानी कि पे वो व्यक्ति होता है जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज के अंडर पेमेंट की जाएगी, जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट की जाएगी, दैट पार्टी इज कॉल्ड पे। उस पार्टी को हम क्या कहते हैं? पे कहते हैं। देखो ड्रॉवर एंड पे मे बी द सेम। भाई जैसे मान लो मैंने आज आपको गुड्स सिलाउट की है, मैं आपके ऊपर बिल लिखूंगा, आप साइन करोगे, जब ड्यू डेट आएगी तो उसके ऊपर पेमेंट मुझे करोगे या फिर अगर मान लो मैंने ऑर्डर दिया है कि या फिर मैंने वो बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक वालों को दिया है या आपको ऑर्डर दिया है कि भाई मेरे बिहाफ पर आप इसको पेमेंट कर दो, तो आप किसी और को भी कर सकते हो। तो ड्रॉवर में भी द पे और पे में भी सम अदर पर्सन, यानी कि पे ड्रॉवर भी हो सकता है और पे ड्रॉवर के बिहाफ के ऊपर कोई और पार्टी भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो ये तीन पार्टी होती है रिलेटेड टू बिल ऑफ एक्सचेंज। कौन कौन सी? ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पे। ड्रॉवर का मतलब सेलर जो पैसे मांगते हैं, ड्रॉवी का मतलब बायर जिसने गुड्स खरीदी है, जिसके पैसा मांगा जाता है, पे टू होम द पेमेंट विल बी मेड, जिस बंदे को पेमेंट की जाएगी ही इज कॉल्ड पे। क्लियर बेटा? ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है। देखो आपकी बुक में जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में एक स्पेसिमेन फॉर्मेट दिया गया है, आप लोग देखो ये एक स्पेसिमेन फॉर्मेट दिया गया है। इस प्रकार का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। जैसे साइड में तो उसके एक स्टैम्प का कॉलम छोड़ा हुआ है, वहां पे तो गवर्नमेंट की स्टैम्प लगती है जितने भी अमाउंट की है। फिर लिखा जाता है कि 2 months आफ्टर डेट पे टू मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ ₹5 लाख फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। भाई 5 लाख रुपए की पेमेंट इस डेट को आप मुझे करोगे, इसके अंतर्गत दोनों पार्टियों के साइन होते हैं। तो इस प्रकार का बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपकी बुक में दिया गया दैट इज एडवांटेजेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज के एडवांटेजेस क्या हैं, फायदे क्या हैं? तो देखो बिल ऑफ एक्सचेंज के जो एडवांटेजेस हैं उसमें पहला एडवांटेज आता है हेल्पफुल इन द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। यानी कि गुड्स को क्रेडिट में बाय करने में और सेल करने में हेल्पफुल हो, हेल्पफुल इन द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। देखो बेटा विद द हेल्प ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इट बिकम्स कन्वीनियंट टू बाय एंड सेल द गुड्स। देखो इससे क्या होता है कि जो सेलर है उसको ये श्योरिटी होती है कि उसको उसका पैसा रिसीव हो जाएगा, और बायर को ये एडवांटेज होता है कि विद द हेल्प ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ही कैन गेट द क्रेडिट फैसिलिटी। भाई बायर को गुड्स क्रेडिट में मिल जाती है और सेलर को अपनी गुड्स बेचने के बाद पैसे की श्योरिटी मिल जाती है। तो दोनों पार्टी बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू गुड्स को बाय करना और गुड्स को सेल आउट करना पॉसिबल कर सकते हैं, दोनों के लिए कन्वीनियंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इट बिकम्स इजियर टू बाय एंड सेल द गुड्स। Through the bill of exchange, the buyer get the credit facility, and through the bill of exchange, the seller get the surety of receipt, payment received। यानी कि सेलर को ये श्योरिटी मिल जाती है कि पेमेंट रिसीव होगी, बायर को क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाती है। सेकंड एडवांटेज आता है दैट इज लीगल डॉक्यूमेंट। लीगल डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? देखो बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए लीगल डॉक्यूमेंट इन द आईज ऑफ लॉ। कानून की नजर में बिल ऑफ एक्सचेंज एक लीगल डॉक्यूमेंट, कैसे डॉक्यूमेंट है? लीगल डॉक्यूमेंट। द एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज लीगली बाउंडेड टू मेक द पेमेंट ऑफ ए सर्टेन अमाउंट ऑन ए सर्टेन डे। यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज का जो एक्सेप्टर होता है, जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है, वो एक सर्टेन डेट को उसकी पेमेंट करेगा, ये लीगली लिखा गया। तो ये कह रहे हैं कि ये वैलिड डॉक्यूमेंट इन द आईज ऑफ लॉ। If the drawee failed to make its payment, it would be easier to recover the amount legally in comparison to a verbal promise। यानी कि कहते हैं कि if the acceptor failed to make the payment, it is easier to recover the money by a legal method। यानी कि देखो उसमें कोई मार पिटाई करने की जरूरत नहीं है, आप लीगल मेथड से अपने पैसे की रिकवरी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है डिस्काउंटिंग फैसिलिटी। देखो बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज का जो बेनिफिट है, एडवांटेज है, उसमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो होता है डिस्काउंटिंग फैसिलिटी का होना। डिस्काउंटिंग
फैसिलिटी। ये क्या होता है? देखो बेटा, आज आप किसी बंदे को क्रेडिट में गुड सेल आउट करते हो, उसने कहा कि मैं आपको पेमेंट 1 मंथ के बाद दूं, आपने कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना, तो बिफोर 1 मंथ यू कैन नॉट रिकवर द मनी, आप उससे 1 महीने से पहले पैसा रिकवर नहीं कर सकते। लेट्स सपोज आज आपको पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने क्रेडिट में गुड सेल आउट कर दी, बंदा कह रहा है आफ्टर 1 मंथ आई विल टेक यू द पेमेंट, भाई मैं आपको 1 महीने के बाद पेमेंट करूंगा। लेकिन मान लो किसी वजह से आफ्टर 2 डेज आपको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई, अब आप पैसे का अरेंजमेंट कैसे करोगे? अगर उस बंदे से रिक्वेस्ट भी करो कि आप मुझे पहले पैसा दे दो, तो उसके पास तो पैसा है ही नहीं, ठीक है, वो पैसा कहाँ से देगा? बट विद द हेल्प ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। इस प्रकार की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया जा सकता है। कैसे? देखो, जब हमें किसी पार्टी से कोई बिल ऑफ एक्सचेंज मिलता है, तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो एक्सेप्टर है वो सर्टेन डेट के ऊपर सर्टेन अमाउंट की पेमेंट करेगा, ये 100% श्योर है। अगर वो पेमेंट नहीं करता तो लीगल एक्शंस लेकर के उससे पैसा वसूल किया जा सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में एवरीवन इज रेडी टू एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज। हर बंदा बिल ऑफ एक्सचेंज को लेने के लिए तैयार होता है। अब क्या होता है कि जब आपको किसी पार्टी से कोई बिल ऑफ एक्सचेंज मिला हुआ है और अगर आपको अर्जेंटली पैसे की रिक्वायरमेंट हो, तो आप अपने बैंक के पास ले जाकर उस बिल ऑफ एक्सचेंज को परचेज कर सकते हो। भाई जैसे 2 दिन के बाद ही आपको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई, आपको बिल ऑफ एक्सचेंज अपने बैंक वालों के पास ले जाओ, बैंक से रिक्वेस्ट करो कि भाई आप इस बिल ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट हमें पैसा दे दो। तो जैसे 10,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज है, बैंक उसके ऊपर 100, 200, 300 जो भी बैंक का कमीशन बनता है वो कमीशन काट के आपको पेमेंट करते हैं। इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज। इसे क्या कहते हैं? डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज। तो हम ये कह सकते हैं कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज may be discounted from the bank before its maturity if the payment is needed। अगर पेमेंट की रिक्वायरमेंट हो तो बिल ऑफ एक्सचेंज को उसकी मैच्योरिटी डेट से पहले बैंक से डिस्काउंटेड करवाया जा सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज may be discounted from bank before its maturity if payment is needed। ठीक है बेटा, क्लियर? उसके बाद अगला पॉइंट आता है एंड्रोसमेंट पॉसिबल या एंड्रोसमेंट फैसिलिटी। देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में एक एडवांटेज होता है एंड्रोसमेंट करने का। एंड्रोसमेंट का मतलब क्या होता है? एंड्रोसमेंट इज गिविंग टू समवन अदर, किसी दूसरे को देना। आज ये चौक मेरे पास है, मैंने ये चौक उठाकर किसी दूसरे को पकड़ा दिया, इट विल बी कॉल्ड एंड्रोसमेंट। अगर दूसरा भी उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाए। अब आप देखो, जैसे मान लो आज एक्स से मुझे 10,000 रुपीज का एक बिल ऑफ एक्सचेंज दिया। एक्स नाम की कोई पार्टी थी जिसके मैं पैसा मांगता हूँ, मैंने उस पार्टी से 10,000 रुपीज का बिल ऑफ एक्सचेंज ले लिया। दूसरी तरफ कोई दूसरी पार्टी है वाई, वो मेरे पैसा मांगती है। तो जिस तरीके से मैं अपने पैसे की सेफ्टी चाहता हूँ और बिल ऑफ एक्सचेंज लेता हूँ, उसी तरीके से दूसरी पार्टी की तो अपने पैसे की सेफ्टी चाहेगी। तो उस केस में मुझे दूसरी पार्टी को कोई और बिल ऑफ एक्सचेंज देने की जरूरत नहीं है। जो बिल ऑफ एक्सचेंज हमें एक्स से मिला, दैट बिल ऑफ एक्सचेंज may be given to y। इसे कहते हैं एंड्रोसमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो हम ये कह सकते हैं ए बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम वन पार्टी may be given to someone, some other party against his payment। यानी कि किसी पार्टी से मिला हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज किसी दूसरी पार्टी को दिया जा सकता है उसकी पेमेंट के अगेंस्ट। इट इज कॉल्ड एंड्रोसमेंट ऑफ बिल। उसके बाद अगला पॉइंट आता है दैट इज रिलीफ फ्रॉम सेंडिंग रिमाइंडर्स। देखिए बेटा, रिमाइंडर्स भेजने से बचाओ। रिलीफ फ्रॉम सेंडिंग रिमाइंडर्स। From sending reminders। No need to send reminders। रिमाइंडर्स भेजने की जरूरत ना हो। देखो, नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है कि जैसे आप किसी बंदे की पैसा मांगो, उसने प्रॉमिस किया कि भाई नेक्स्ट मंथ 10 तारीख को मैं आपको पेमेंट करूँगा, नेक्स्ट मंथ 10 तारीख को मैं आपको पेमेंट करूँगा। अब आप क्या करोगे? उस बंदे को बार बार याद दिलाओ। जैसे अगले दिन वो आपको मार्केट में मिल गया,
आप उस बंदे को कहोगे भाई 10 तारीख का प्रॉमिस किया हुआ है, ध्यान रखो। 2 दिन के बाद उसको फोन करोगे, भाई साहब 10 तारीख आने वाली है, पेमेंट का ध्यान रखो। फिर 5 दिन बाद किसी पीएन को भेजोगे, भाई साहब को याद दिला के यार 10 तारीख आने वाली है, पेमेंट देनी है। फिर पेमेंट से 1 दिन पहले फिर उसके पास फोन करोगे, भाई साहब प्रॉमिस तो याद है ना, कल 10 तारीख है। यानी कि आपको बार बार उसको याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पैसा चाहिए, उसको पैसा देना है, आपको लगता है कि बंदा भूलना है। बट इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज देयर इज नो नीड टू सेंड रिमाइंडर्स। आपको रिमाइंडर्स भेजने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द डेट इज सेट इन वन, डेट फिक्स है, इस तारीख को पेमेंट होगी, ठीक है। वो बंदा खुद याद रखेगा इस तारीख को पेमेंट करनी है, बिकॉज अगर वो बोलता है तो ये उसका फॉल्ट है, आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शंस ले सकते हैं, ठीक है। तो अब ये कह सकते हैं कि बाय रिसीविंग ए बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द डेटर देयर इज नो नीड टू सेंड द रिमाइंडर्स टू दैट पार्टी अगेन एंड अगेन, because the date is set in one and it is the responsibility of the acceptor to remind the date, ठीक है। ये एक्सेप्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो डेट को रिमाइंड करे, याद, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज हेल्पफुल इन प्लानिंग कैश ऑपरेशन। देखो हेल्पफुल इन प्लानिंग कैश ऑपरेशन, कैश ऑपरेशन की प्लानिंग में हेल्पफुल। देखो आज मैं किसी बंदे के पैसा मांगा, उस बंदे ने कहा कि भाई 10th ऑफ जनवरी को मैं आपको 50,000 रुपीस की पेमेंट कर दूँ, नेक्स्ट कुछ कोई बिल ऑफ एक्सचेंज हमारे पास नहीं। उसने कहा जी 10 तारीख को मैं आपको 50,000 रुपीस की पेमेंट कर दूँ। अब क्या होगा, हमने उसके अकॉर्डिंग प्लान बना लिया कि भाई 11 तारीख को हम कहीं घूमने चलते हैं, 50,000 की पेमेंट 10 तारीख को आ जाएगी, हमने सारी बुकिंग कर दी। 10 तारीख को आकर वो बंदा क्या कहता है, भाई साहब पैसे का अरेंजमेंट नहीं हुआ, 15 तारीख को करूँ। उसने तो छोटी सी बात कही थी कि मैं आपको पेमेंट 15 तारीख को करूँगा, हमारा तो पूरा प्रोग्राम फेल हो गया, आपका जो कैश ऑपरेशन वो कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपने जो कैश की रिगार्डिंग प्लानिंग कर रखी थी वो खत्म हो जाएगी। बट विद द हेल्प ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इट इज सर्टेन दैट यू विल रिसीव द पेमेंट ऑन दिस सर्टेन डेट। आपको डेट उस डेट को पेमेंट मिलेगी, ये सर्टेन है, क्योंकि उस बंदे को पता है लीगल एक्शन हो सकता है, तो वो कहीं से भी पैसे का अरेंजमेंट करके आपको पेमेंट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यू कैन मेक योर प्लानिंग अकॉर्डिंगली, आप उसके अकॉर्डिंग अपना कैश प्लानिंग तैयार कर सकते हो, कैश प्लानिंग कर सकते हो कि भाई इस डेट को पैसा रिसीव होगा, वी कैन मेक अवर कैश ऑपरेशन अकॉर्डिंगली, इसके अकॉर्डिंग इस तरीके से कैश का यूटिलाइजेशन करना है, आप इस प्रकार की प्लानिंग कर सकते हो। उसके बाद अगला बेनिफिट है दैट इज कन्वीनियंट मींस ऑफ मेकिंग फॉरेन पेमेंट। कन्वीनियंट मीन of making foreign payment, convenient mean of making foreign payment, foreign payment करने का convenient mean होना, mean का मतलब साधन, ठीक है, मेथड। देखिए बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए convenient mean of making the foreign payment, ये फॉरेन पेमेंट करने का एक कन्वीनियंट मीन है, बहुत अच्छा सोर्स है साथ। देखो क्या होता है कि समटाइम वी मेक डीलिंग्स विद सम फॉरेन कंपनीज, हम कई बार फॉरेन ट्रेडर के साथ, फॉरेन कंपनी के साथ डीलिंग्स करते हैं, ठीक है। तो उस केस में वी हैव टू मेक द पेमेंट इन दैट फॉरेन कंट्री या फॉरेन ट्रेडर इन फॉरेन करेंसी। अब पेमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इंडियन रुपीस को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम उस फॉरेन कंट्री में पैसा लेके जाएंगे, वहां पे जाकर हम उस बंदे को वो पैसा हैंड ओवर करेंगे, दैट इज ए रिस्की मेथड। बट विद द हेल्प ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इट बिकम्स इजियर। बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू यही कंडीशन बहुत आसान हो जाती है। कैसे भाई, आपको क्या करना है कि जैसे फॉरेन पेमेंट करनी है, आप केवल क्या करो कि उस पार्टी पे बिल ऑफ एक्सचेंज दे दो, ठीक है भाई, जो पैसे मांगते हैं आप उसको बिल ऑफ एक्सचेंज दे दो, वो पार्टी मैच्योरिटी डेट पे अपने बैंक में वो बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट करेगा, और आप यहाँ पे अपने बैंक में पैसा ट्रांसफर कर दो, जमा करा दो, आपके बैंक से उस बैंक के उस बंदे के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि उसमें जो रिस्क होता है वो खत्म हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज है इजी मेथड टू मेक द फॉरेन पेमेंट, यानी कि फॉरेन पेमेंट करने का एक आसान मेथड।
उसके बाद सेविंग ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। देखिए बेटा, मनी का सर्कुलेशन से बचाव, मनी के सर्कुलेशन से बचाव। देखो एक छोटी सी बात है, आज आरके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक 2000 रुपीज का नोट पब्लिश करता है, नोट छापा। अब देखो जब आरबीआई के द्वारा पहली बार नोट छापा जाता है, वो किसी बंदे के हाथ में आता है, वो कितना कड़क होता है, ठीक है। 2000 का नोट या 500 का नोट एकदम बिल्कुल करारा मिलता है, कड़क मिलता है। लेकिन एक साल के बाद उस नोट की क्या हालत होती है, जितना उसमें कागज नहीं लगता उससे ज्यादा तो उसमें टेप लग जाती है, ऐसा ही होता है। एक सेकंड, आप खुद सोचो, आरबीआई ने जो नोट इशू किया, स्टार्टिंग में उसकी क्या कंडीशन होती है, और एक साल, 2 साल, 3 साल के बाद उसकी कंडीशन कैसी होती है। कई जगह से फट जाता है, टेप लगानी पड़ती है, एकदम पुराना सा लगता है। कई लोग तो उनको एक्सेप्ट भी नहीं करते, भाई ये नोट नहीं चलेगा, दूसरा नोट लेके आओ, ठीक है। तो एक्चुअली कारण क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि उस मनी का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा होता है। आज मेरे पास 500 का नोट आया, मैंने इसको पकड़ाया, इसने दूसरे को दूसरे, तीसरे को तीसरे से चौथे। जब कई लोगों के हाथों में से वो करेंसी गुजरती है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। आप खुद देखो ना, आपके बैग में कॉपी होती है, जिस समय आप शॉप से खरीद के लेकर आते हो, बिल्कुल नई ब्रांडेड न्यू वन, एकदम कड़क पेज, और एक साल के बाद उस कॉपी की क्या हालत होती है, स्पेशली रफ कॉपी की बात करो, कैसी कॉपी हो जाती है आपकी, बिल्कुल बेकार। क्यों? क्योंकि बार बार आप उसके पेज को लगते हो। तो वही बात होती है कि मनी का जब सर्कुलेशन होता है तो उसकी वजह से करेंसी में वियर एंड टियर होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। मनी बिल्कुल, यानी कि जो करेंसी नोट है ना, वो बिल्कुल खराब हो जाता है। With the help of bill of exchange, with the help of making the transaction through bill of exchange, the money is saved from circulation. Therefore, any type of wear and tear to the currency note is avoided. यानी कि जो करेंसी का नोट है उसमें किसी भी प्रकार की वियर एंड टियर, यानी कि जो तोड़फोड़ होती है, यानी कि जो खराबी होती है, उसको अवॉइड किया जाए। ठीक है बेटा, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज कन्वीनियंस फॉर द परचेज। देखो बेटा, कन्वीनियंस फॉर द परचेजर, बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू ट्रांजैक्शन करना परचेजर के लिए बहुत कन्वीनियंट है। कैसे? देखो, आज मार्केट में बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके पास लैक ऑफ मनी, टैलेंट है, जोश है, लेकिन लैक ऑफ मनी, पैसा नहीं, जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस को स्मूथली नहीं चला पाते। बहुत सारी दुकानें आप मार्केट में जाओ, बहुत सारी ऐसी दुकानें आपको मिलेगी जो ऑलमोस्ट खाली है, जिनके पास, किसी के पास 2000 का, किसी के पास 50,000 का, किसी के पास 1 लाख रुपए का सामान पड़ा हुआ है। ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज वो अपनी दुकान के ऊपर सारे मटेरियल नहीं रख पाते, नंबर ऑफ कस्टमर्स उनके इंक्रीज नहीं होते। लेकिन विद द हेल्प ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज दे कैन गेट द क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम द सेलर, उनको सेलर से क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगी। इसका एडवांटेज ये होगा कि भाई क्रेडिट फैसिलिटी मिलने की वजह से वो लोग क्या कर सकते हैं कि क्रेडिट में गुड्स खरीदेंगे, अपनी दुकान में सामान भर लेंगे, कस्टमर को वो सामान बेचेंगे, पैसा कलेक्ट करेंगे, सेलर को वापस पेमेंट कर देंगे, फिर क्रेडिट परचेज कर लेंगे। इस तरीके से उनका बिजनेस चल सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि थ्रू द बिल ऑफ एक्सचेंज द परचेजर गेट द क्रेडिट फैसिलिटी व्हिच इज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर देम, जो कि उनके लिए एक प्रकार का फाइनेंशियल सोर्स। ठीक है बेटा, तो दीज आर द सम एडवांटेजेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। क्लियर? याद तक कर लो, बाकी कल इसका प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।